Hello, my dear students. Welcome back to the next class of Indian Contract Act pertaining to your subject of business laws. जहाँ पर हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अभी तक मैंने आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पार्ट नंबर 1 कराया है, दैट पर्टेन्स टू ऑफर. पार्ट नंबर 2 एक्सेप्टेंस के ऊपर है और पार्ट नंबर 3 होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर. सो आई हैव प्राइमरीली डिवाइडेड दिस चैप्टर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इनटू 3 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 इज रिलेटिंग टू ऑफर जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट नंबर 2 इज रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस and part number 3 is relating to rules regarding communication of offer and acceptance. ये बहुत important part है. इसी तरीके से जब तक आप पहले दोनों पार्ट्स को समझेंगे नहीं, आपको थर्ड पार्ट वैसे भी समझ में नहीं आना है. इसलिए बेहतर है स्टेप बाय स्टेप चलें, चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ें. मैं लॉ में हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ, चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ें. आइए अपना पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आज स्टार्ट करते हैं. ऑफर वाला पार्ट हमने कल खत्म कर लिया था. एक्सेप्टेंस देखिए, ऑफर की डेफिनेशन कहाँ दी गई थी? सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. कैसे डिफाइन किया गया है एक एक्सेप्टेंस को? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, he signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And when the proposal when accepted becomes a promise. Again, अपना तो एक ही फंडा है कि इसको ब्रेक कर करके पढ़ना है. So when the person to whom the proposal is made, इसको कर देते हैं पार्ट नंबर 1. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Point number 2, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Point number 3, and the proposal when accepted becomes a promise. Point number 4. आइए वापस पढ़ते हैं. याद रखने के लिए मगअप करना जरूरी नहीं है, समझ के याद करना जरूरी है. When the person to whom the proposal is made, point number 1, signifies his assent thereto. Point number 2, the proposal is said to be accepted, and the proposal when accepted becomes a promise. Point number 3 and point number 4. देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात, इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक बार ऑफर की डेफिनेशन वापस पढ़ो. ऑफर की डेफिनेशन क्या बोलती है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब पहला बंदा दूसरे बंदे को सिग्निफाई करता है, यानी कि क्या करता है? एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने, ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड. यस, ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड. तो वो कम्युनिकेशन वर्ड कहां से उठ के आ रहा है? सिग्निफाइज टू अनदर. व्हेन वन पर्सन signifies to another, that means offer needs to be communicated. यानी कि दूसरे बंदे को, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट किया है या नहीं? अगेन वापस, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट किया है या नहीं किया है? यस, किया है ना. आ जाओ अब वापस एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पे. When the person to whom the proposal is made, यानी कि जिसे ऑफर कम्युनिकेट किया गया है, केवल वो ही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है. बार बार बोल रहा हूं, when the person to whom the proposal is made
signifies his assent thereto. When the person to whom the proposal is made, only that person यानी कि ऑफरी या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट, केवल इन दो लोगों को ही क्या होता है, ये राइट होता है कि वो एक्सेप्टेंस दे सकें अपनी टुवर्ड्स दी ऑफर. सो ओनली दोज पर्सन्स हैव गॉट द राइट. एंड थर्ड पार्टी आके चिल्लाने लग जाए, नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस ऑफर को. अरे भैया तेरे को ऑफर दिया ही नहीं था, नंबर वन. नंबर टू, वो आके कहने लग जाए, नहीं आपने जिसे ऑफर दिया था मैं उसके बिहाफ पे एक्सेप्ट करता हूँ. अरे भाई तुझे राइट ही नहीं है उसके बिहाफ पे एक्सेप्ट करने का. आ रही है बात समझ में? आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स और नॉट? Yes, so when the person to whom the proposal is made, केवल उसी बंदे को यह अधिकार होता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सके. ये पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आ गया. When the person to whom the proposal is made. Point number 2, signifies his assent thereto. Signifies यानी कि कम्युनिकेट. ऑफर जिस तरीके से कम्युनिकेट होता है, क्या उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी वापस कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए? यस, एक्सेप्टेंस केवल अपने मन में सोच के रख ली या एक्सेप्टेंस लेटर टाइप करके अपने टेबल की दराज में डाल दिया, सामने वाले को पहुंचाया नहीं, सामने वाले को वापस डाला नहीं, तो क्या वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी? नहीं. So when the person to whom the proposal is made signifies यानी communicates his assent thereto. assent का मतलब consent thereto. yes, सामने वाले को वापस अपनी consent communicate करता है. वापस एक बार ऑफर की डेफिनेशन पे लाऊंगा. when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. क्यों? With a view to obtain the assent of that other. हम ऑफर क्यों किसी को देते हैं? With a view to obtain his assent या consent. With a view to obtain his assent या फिर consent. तो अब जो चीज चाहिए थी वही यहाँ पर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में मिल रही है या नहीं? इन दोनों एसेंट को कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? इस एसेंट को और इस एसेंट को. ऑफर देने वाला सामने वाले की क्या ऑब्टेन करना चाहता है, एसेंट या कंसेंट? और यहाँ पर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, वो अपनी कंसेंट दे देता है. ऑफर में कंसेंट लेना चाह रहे हैं और एक्सेप्टेंस में अपनी कंसेंट दे रहा है. सो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, केवल वो या उसका ऑथराइज्ड एजेंट ही वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर. signifies number 2, that is offer needs to be communicated back. His assent that means acceptance needs to be communicated back. Signifies his assent thereto. Signifies his assent thereto. वो अपनी consent दे देता है. thereto का मतलब जैसा ऑफर था वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस. जैसा ऑफर था वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस. When the person to whom the proposal is made signifies यानी कि कम्युनिकेट्स हिज एसेंट देयरटू, यानी जैसा का ऑफर था वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस. कल एक बात पढ़ी थी कि यदि आप एक्सेप्टेंस दे तो देते हैं, लेकिन यदि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे देते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन लगा के उसको एक्सेप्ट करते हैं. यानी कि यार 1 करोड़ में नहीं बेचूंगा अपना घर, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचूंगा, तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी वो क्या कहलाता है? एक काउंटर ऑफर. कल ही पढ़ा था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल. सो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, यानी कि जैसा का ऑफर वैसा का वैसा एक्सेप्टेंस. आगे द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. जब बंदे को जिसे ऑफर दिया गया था
उसकी कंसेंट लेने के लिए उस बंदे ने यानी कि ऑफरी ने, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया और ऑफरी ने उस ऑफर पे एज इट इज अपनी कंसेंट या एसेंट दे दी, कोई क्वालिफिकेशन, कोई काउंटर ऑफर नहीं लगाया, तो अपनी विलिंगनेस, अपनी कंसेंट दे दी, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ऑफर का एक्सेप्टेंस, ऑफर को एक्सेप्ट करते ही एक्सेप्टेंस पूरा हो जाता है या नहीं हो जाता है, और ऑफर देने वाला जो ऑफरर होता है वो तो बन जाता है प्रॉमिसर, और जिसे ऑफर दिया गया है वो बन जाता है प्रॉमिसी, और दूसरे वाले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए अपोजिट। और द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कि इसी सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस की को भी डिफाइन किया गया है और प्रॉमिस को भी डिफाइन किया गया है। कैसे? द प्रपोजल, एक बार एक ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। कैसे? कोई नया टर्म थोड़ी, नई बात थोड़ी ना बता रहा हूं। ट्री को याद करो, भगवान को याद करो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स अग्रीमेंट, and agreement when legally enforceable becomes a contract. Yes, so an offer when accepted becomes promise, the proposal when accepted becomes a promise. Yes, तो क्या क्या बातें सीखी? लास्ट बार वापस रिवाइज करा रहा हूं। When the person to whom the proposal is made, केवल उसी बंदे को ये राइट होता है कि वो एक्सेप्टेंस, या फिर उसके एजेंट को राइट होता है वो एक्सेप्टेंस दे सके। नंबर 2, signifies his assent, signifies that is communicates his assent thereto. Yes, thereto, जैसा का जैसा ऑफर वैसी की वैसी एक्सेप्टेंस। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, वो अपनी कंसेंट दे देता है तो ऑफर एक्सेप्टेड हो जाता है, और ऑफर जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस, और एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर हुई एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन? अब भैया याद अब आपको करना है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when the proposal when accepted it becomes a promise. अब तो याद कर लोगे? डेफिनेटली कर लोगे। आइए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पार्ट 2 में हमने सबसे पहले न केवल एक्सेप्टेंस को समझा, न केवल प्रॉमिस को समझा, टुकड़े करके ब्रेक करके समझा, और उससे हमने कोरिलेट भी करने की कोशिश की ऑफर की डेफिनेशन से। कैसे कैसे? सिग्निफाइज इधर भी था, सिग्निफाइज उधर भी आया। इधर विलिंगनेस लेने के लिए ऑफर देते हैं, कंसेंट लेने के लिए ऑफर देते हैं, और उधर कंसेंट दे दी तो एक्सेप्टेंस हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, आइए अब हम चालू करते हैं लीगल रूल्स या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से हमने एसेंशियल्स या लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जिस तरीके से हमने लीगल या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर किया था, उसी तरीके से लीगल रूल्स या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस करते हैं। नंबर 1, the acceptance must be absolute and unqualified. Absolute यानी कि जैसा ऑफर दिया गया है बिल्कुल पूरे के लिए, और अनक्वालिफाइड, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगानी है। क्वालिफिकेशन लगाते ही क्या बोला था? वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा, और काउंटर ऑफर जब बनता है तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, रादर वो एक नया ऑफर बन जाता है। अब आप तो बन गए, जो जिसे पहले ऑफर दिया गया था ऑफरी, वो तो बन गया नया ऑफरर, और जिसको उसने काउंटर ऑफर शूट किया यानी कि ओरिजिनल ऑफरर, वो बन गया ऑफरी। और हमने एक बात और पढ़ी थी, एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड, एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड टुवर्ड्स एन ऑफर,
द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, ताकि बाद में वापस जाके वो एक्सेप्टेड नहीं बोला जा सके और किसी पार्टी को उस पर बाउंड नहीं कराया जा सके। ये कल बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं आपको। तो पहला असेंशियल एलिमेंट जो असेंशियल है वैलिड एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि all the terms of an offer must be accepted. If all the terms of an offer are not accepted, it will not be a valid acceptance. It will be called a counter offer. It will be called a counter offer. समझ में तो आ ही चुका है। आइए फटाफट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। X offered to sell his car for rupees 1 lakh to Y. B agreed to buy it for rupees 90,000. तो ये क्या एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, ये सही में एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं। ये क्या हुआ? X ने Y को जो बोला लाख रुपए में कार खरीदता है क्या, Y ने बोला ना। खून में क्या है? नेगोशिएशन है, याद रह जाएगा ना इस बात से। तो नेगोशिएट किया भैया उसने। तो Y's act is a counter offer and not an acceptance for X's offer. Now, if Y accepts the original offer to buy the car for rupees 1 lakh, X will not be bound to sell the car because Y's counter offer has put an end to the original offer. केस का नाम क्या है? निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ। बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। So if Y accepts the original offer to buy the car for rupees 1 lakh, X will not be bound to sell the car because as soon as the counter offer is shooted, the original offer lapses. Number 1. Number 2, acceptance देनी है तो बिना किसी qualification के दीजिए, अपनी मर्जी से उसमें terms and conditions मत जोड़िए। Second essential element या legal rule of a valid acceptance, acceptance must be communicated to the offerer. acceptance वापस ऑफरर यानी कि ऑफर देने वाले को कम्युनिकेट होनी चाहिए। देखिए आइए पढ़ते हैं। एट फर्स्ट देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। एक्स जो था वो ऑफर देने वाला था, वाई को ऑफर दिया गया, तो पहले यहाँ से यहाँ ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकेगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस याद आ रहा है या नहीं? कौन सा केस है ये? लैंडमार्क केस है। लैंडमार्क क्या होते हैं? जो हमें रास्ता दिखाते हैं, तो लैंडमार्क केस है ये। सो देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। जब लालमन शुक्ला को ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर है, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? एट फर्स्ट पहला स्टेप क्या है? एट फर्स्ट देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर एंड देन इट कैन बी एक्सेप्टेड। इफ द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आ रहा है ना लालचंद शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त? यस, पहला स्टेप ये। अब एक बार ऑफर कम्युनिकेट हो गया तो सेकेंड स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड बैक फ्रॉम द ऑफरी टू द ऑफरर, क्योंकि डेफिनेशन में ही क्या बोला गया है बेटा? when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। देखो जब मैं इस चैप्टर का तीसरा पार्ट उठाऊंगा, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो कई बार लेटर से भी एक्सेप्टेंस भेजा जाता है, कई बार अपन आमने सामने भी एक्सेप्टेंस देते हैं, कई बार टेलीफोनिकली भी करते हैं, कई बार ईमेल से भी करते हैं, हम एक्सेप्टेंस भेजते हैं। बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए वहाँ तीसरे पार्ट में आपको ध्यान पड़ेगा, अलग अलग रूल्स हैं। कई में कम्युनिकेशन पूरी पहुंचनी जरूरी भी होती है, कई में बस आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन में वो एक्सेप्टेंस डाल दी तो भी वो सामने वाली पार्टी के लिए पूरी हुई भी मान ली जाएगी। लेकिन ज़रूरी क्या है? एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन में डाल देना, मतलब कम्युनिकेट
एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बात समझ में आई? एक्सेप्टेंस लेटर टाइप करके अपनी दराज में रख लिया तो आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना नहीं किया है। वो अलग अलग रूल्स में कंफ्यूज ना होना, वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा थर्ड पार्ट में, बट मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बात समझ में आ गई? पहला ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस भी तो वापस सिग्निफाई कंसेंट अपनी करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यस। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। ए ऑफर्ड बी टू परचेज अ बाइक इन ₹10,000, जो उसकी बाइक थी 10,000 रुपये में खरीदने की पेशकश की। बी रोड द एक्सेप्टेंस लेटर बट kept the same in his table drawer and did not post it। अरे भैया, एक्सेप्टेंस केवल लेटर अपने पास में रख लिया लेकिन उससे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डाला ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया क्या आपने? तो वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई भी मानी नहीं जाएगी क्योंकि लेटर टाइप करके ड्रॉर में ही रख लिया। सिंस एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। बात समझ में आई? अब आइए इसमें एक नोट देखिए, वही बात जो मैंने आपको बताई थी, डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वुड बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, wherein separate rules will be discussed regarding various cases like post से, like email से वगैरह, या आमने सामने like टेलीफोनिकली। तो क्या क्या रूल्स हैं ये हम वहाँ पर डिस्कस अलग से करेंगे। अभी के लिए आप पॉइंट ध्यान रख लीजिए, जैसे कि ऑफर कम्युनिकेट वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस, हाँ, मन में एक्सेप्ट किया हुआ एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, ड्रॉर में लेटर रख दिया वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, वापस आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अब तीसरा और बहुत अच्छा पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, यानी कि जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है तो उस तरीके से कीजिए। मैंने कहा आपको टेलीग्राम से एक्सेप्ट करना है तो आपको मुझे टेलीग्राम से ही एक्सेप्टेंस भेजनी है, हालांकि आजकल टेलीग्राम वाला मैटर तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा आपको लेटर से ही एक्सेप्टेंस भेजनी है तो आपको लेटर से ही एक्सेप्टेंस भेजनी है। मैंने कहा आपको ईमेल से ही भेजनी है, आपको व्हाट्सएप मैसेंजर से ही अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है तो आपको उसी मोड में भेजनी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। ये तो हो गया बेसिक रूल कि ऑफरर ने ऑफरी को बोला कि यदि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है इट मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। सो वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द ऑफर by the offerer it must be accepted in the prescribed, यानी कि जो भी प्रेस्क्रिप्शन दिया है कि इस तरीके से डॉक्टर देते हैं ना प्रेस्क्रिप्शन, ये इस तरीके से आपको काम करना है, दवाई लेनी है, उसी तरीके से ऑफरर ने जिस तरीके से बताया है ऑफरी को उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी है। लेटर तो लेटर, व्हाट्सएप मैसेंजर तो व्हाट्सएप मैसेंजर, ईमेल तो ईमेल, और पर्सनली तो पर्सनली। बट अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यदि इफ द ऑफरी गिव्स एक्सेप्टेंस बाय एनी अदर वे, बाय वे ऑफ एनी अदर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस अदर देन द वन प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, यानी कि अब ऑफरी जो है एक्सेप्टेंस तो दे रहा है लेकिन उस मोड में न देके दूसरे मोड से दे दिया एक्सेप्टेंस। तो अब दो बातें होनी चाहिए भैया। नंबर वन, अब if the offerer is not insisting on the proposal being accepted in the prescribed manner, X ने Y को बोला ये मेरा ऑफर है और यदि एक्सेप्ट करना है तो आपको मुझे वाया लेटर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड मोड इज लेटर। लेकिन Y होशियार, उसने क्या किया, लेटर में एक्सेप्ट करने की बजाय व्हाट्सएप डाल दिया, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, व्हाट्सएप डाल दिया भैया। अब गेंद किसके पाले में आ जाती है, एक्स के पाले में।
शुरुआत से ये नहीं मान लेना है कि प्रेस्क्राइब्ड मोड फॉलो नहीं किया गया तो अब वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, शुरुआत से ऐसा नहीं मानना होता है। और वाई के इस काम से, जहां पर लेटर की बजाय उसने व्हाट्सएप से एक्सेप्ट कर लिया, तो वाई के इस काम से क्या हुआ, एक्स के पास में, एक्स के पाले में बॉल आ गई। अब एक्स यदि कुछ नहीं करता है तो भले ही व्हाट्सएप से किया गया एक्सेप्टेंस है वो वैलिड और बाइंडिंग मान लिया जाएगा। और यदि एक्स इस व्हाट्सएप से मानी गई एक्सेप्टेंस को नहीं मानना चाहता है तो उसे ड्यूली यहाँ पर बोलना पड़ेगा, भैया करना है तो उसमें करो, नहीं तो मैं आपकी एक्सेप्टेंस से मैं बाउंड होने वाला नहीं हूँ। बात समझ में आई? पहला बेसिक रूल क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। बेसिक रूल, जो मोड, जो तरीका एक्सेप्टेंस देने का ऑफरर ने बताया है उसी तरीके से होना है। बट यदि सेकंड पार्ट पे आते हैं, ट्विस्ट कहानी में लाते हैं, बट इफ द ऑफरी gives the acceptance by way of any other mode of acceptance than the one prescribed by the offerer, इस केस में फिर दो बातें हो जाती हैं। अब ऑफरर के पाले में गेंद आ गई है। इफ द ऑफरर इज नॉट इंसिस्टिंग ऑन द प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, वो वापस कुछ नहीं बोलता है, इंसिस्ट नहीं करता है, तो द ऑफरर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव कंसेंटेड टू द एक्सेप्टेंस। यानी कि उसने, सामने वाले ने चलो व्हाट्सएप से ही भेजी तो वो व्हाट्सएप से ही मान लेता है कि वो उससे एक्सेप्टेंस जो आई हुई है उसको एक्सेप्टेड करता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन जब द ऑफरर माइट इंसिस्ट that since the acceptance given is not in the prescribed mode, जिस तरीके से बोली गई थी उस तरीके से नहीं आई है, therefore he is not consenting to the acceptance, मैं आपकी acceptance चूंकि prescribed mode में नहीं आई है मैं वो acceptance नहीं मानता हूँ, ये सामने वाले को वापस आपको बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने उस acceptance की टूवर्ड्स अपना कंसेंट दे दिया है, भले ही वो दूसरे मोड में ही क्यों नहीं हो। ही हैज़ गॉट, यानी ऑफरर हैज़ गॉट फुल राइट नॉट टू गेट बाउंड बाय सच एक्सेप्टेंस। उसको पूरा अधिकार होता है क्योंकि उसने जो मोड प्रिस्क्राइब किया था उसमें नहीं आई थी एक्सेप्टेंस, बट द सेम नीड्स टू बी इन्फॉर्म टू द ऑफरी। प्रोसेस समझ में आई? प्रेस्क्राइब मोड में बोला है तो प्रेस्क्राइब मोड में आनी चाहिए, लेकिन प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं आई तो फिर दो बातें, यदि आपने ऑफर देने वाले ने उसके प्रति कोई एतराज़ नहीं जताया तो फिर आप बाइंड होने लग जाएंगे। हाँ, यदि आपने एतराज़ जता दिया, सामने वाले को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया, भैया प्रेस्क्राइब मोड में नहीं थी, मैं नहीं बन रहा हूँ, मैं इसी एक्सेप्टेंस को नहीं मानता हूँ, तो अब आप गलती बाहर, बात खत्म। यस, ये दो बातें समझ में, ये तीन बातें समझ में आई आपके। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, हाउ इट इज कोरिलेटिंग टू द ऑफर की डेफिनेशन, नंबर 2, नंबर 3 एक्सेप्टेंस को हमने किस किस तरीके से, उसमें से क्या क्या एलिमेंट्स डेफिनेशन में से खींच के निकाले हैं, नंबर 4 legal या essential rules of a valid acceptance. There are somewhere around 8 or 9 essential elements, 8 essential elements, जिसमें से आज अपन ने 3 कर लिए हैं। Acceptance must be absolute as it is and unqualified, बिना कोई क्वालिफिकेशन लगाए as it is. Number 2, acceptance must be communicated to the offerer, वापस बोलना तो चाहिए, मोड में तो डालना चाहिए, हाँ लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा ये हम बाद में देखेंगे रूल्स क्या होते हैं, लेकिन आपको मन में एक्सेप्टेंस रखी हुई कोई काम की नहीं है, एक्सेप्टेंस को वापस कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब्ड मोड, जिस मोड में बोला है उसी में होनी चाहिए, नहीं है तो ऑफर देने वाले को टाइमली वापस बोलना पड़ेगा कि भैया चूंकि आपने मेरी बताई गई मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी है इसलिए ये एक्सेप्टेंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मैं इससे बाउंड नहीं होऊंगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो जिस भी मोड में एक्सेप्ट की गई है उसी मोड से एक्सेप्ट होने लग जाएगा एक्सेप्टेंस से। एग्जाम्पल इज वेरी इजी, you can read it yourself, not a problem. Tomorrow we'll be starting with
point number 4 and we'll complete the essential elements of a valid acceptance. We'll try to complete them tomorrow itself. होप मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है आपको एक तरीके से समझाने की. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. बार बार हाथों हाथ नोट्स बनाइए. पढ़ने के बाद में गैप मत डालिए. 2 या 3 बार पढ़िए, वीडियो देखिए. यहाँ पर परमानेंटली सेट हो जाएगा, बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस. हाथों हाथ नोट्स बनाइए. उससे क्या होगा, लॉ को यदि आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लॉ को ब्रेक कर करके पढ़िए. बार बार लिखेंगे या एक बार लिखेंगे, पूरे कंसंट्रेशन से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा. यस, और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना बहुत ध्यान रखना है, घर वालों का भी बहुत ध्यान रखना है. याद आपके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार और जिम्मेदारी है, और इसीलिए घर के बुजुर्गों का भी पूरा ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिएगा. और नोट्स रोज के रोज कॉपी में लिख के फेयर आउट करके अपना एक फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. कुछ लोग स्टूडेंट्स बाकायदा कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वापस नालायकी करनी चालू कर दी है. नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है. इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं. We'll meet you tomorrow and try to finish this second part tomorrow itself. Thank you very much.